हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द पार्टनर्स टेल जो कि एक पार्ट है द कैंटरबरी टेल्स का, जो कि लिखी जेफरी चौसर के थ्रू इस पूरी टेल को हम डिटेल में जानेंगे। ये कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में होता है, इसलिए इसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके सिलेबस में नहीं है तब भी आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक डीप मीनिंग छुपा है। पहले तो हम पार्टनर के बारे में जान लेते हैं कि एक पार्टनर होता है। पार्टनर एक ऐसा पर्सन होता था मिडिवल पीरियड में, मिडिवल यूरोप में, जो कि चर्च के अंदर काम करता था एक प्रीचर के रूप में। ये लोगों को उनके जो सिंस होते हैं उनके लिए फॉरगिव करता था, यानी कि माफ़ करता था, और उसके बदले चर्च रिलीजियस वर्क होते हैं उसके लिए मनी रेज करने का काम करता था। पर यहाँ पे जो पार्टनर है उसकी कहानी अलग है। ये मनी तो रेज करता है पर साथ में ग्रीडी भी है, और एक तरह से कह सकते हैं एक कपटी था, जो कि लोगों को फूल करके उनसे मनी लेता था और उसे अपने सेल्फ यूज़ के लिए यूज़ करता था, ना कि किसी इंस्टीट्यूशन के लिए। तो इसका इंट्रोडक्शन वैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो पूरी टेल यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन की गई है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर अगर ये टेल आपके सिलेबस में है तो आप एग्जैक्ट ये लर्न करके या फिर रिमेंबर करके अगर आप लिख के आ जाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ समरी या स्टोरी नहीं, इसमें एनालिसिस भी है। इसमें मैंने 2-3 क्रिटिक्स जो कि इम्पोर्टेंट और फेमस क्रिटिक्स हैं उनके स्टेटमेंट्स भी डाले हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में मदद मिल सकती है। और साथ ही में हम एंड में इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन आ रखे हैं एग्ज़ाम के अंदर उसे भी डिस्कस करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देख लेते हैं। अगर आपके 10 मार्क्स में या फिर 15 मार्क्स में या फिर 20 मार्क्स में किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है, आपको यही सेम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है ताकि अच्छा लगे। द पार्टनर्स टेल इज़ वन ऑफ द कैंटरबरी टेल्स बाय जेफरी चौसर 1343 to 1400। यानी कि ये जो टेल है ये कैंटरबरी टेल्स जो कि 24 टेल्स का एक एंथोलॉजी है, यानी कि संकलन है, जो कि जेफरी चौसर ने लिखी थी 1343 से 1400 बीच में। 1400 में क्या हुआ था, जेफरी चौसर मर गए थे, यानी कि डेथ हो गई थी इनकी, इसलिए आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो ये जेफरी चौसर थे कौन? ये वन ऑफ द पिलग्रिम थे जो कि द कैंटरबरी कैथेड्रल की ओर जा रहे थे। जब ये नोटिस करते हैं कि एक पिलग्रिम्स का गुच्छा, एक पिलग्रिम्स का ग्रुप यहाँ पे कैंटरबरी जा रहा है लंदन से, ताकि वो जो सेंट थॉमस बैकेट है उनके श्राइन पे जा सके। तो जेफरी चौसर डिसाइड करते हैं कि वो भी इन पिलग्रिम्स को ज्वाइन करेंगे। और ये कब की बात है? मिडिवल इंग्लिश की बात है। चौसर वॉज वन ऑफ देम, यानी कि चौसर भी उनमें से एक शामिल हो जाते हैं। द पार्टनर्स टेल इज प्रॉम्प्टेड बाय द होस्ट डिजायर टू हियर समथिंग पॉजिटिव आफ्टर द फिजिशियंस डिप्रेसिंग टेल। अब यहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट होता है, इसमें 24 पिलग्रिम्स पार्ट लेते हैं। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाता है, इसमें पहले तो प्रोलॉग आता है, यानी कि सारे कैरेक्टर्स की डिटेल हमें पता चलती है, सारे कैरेक्टर्स के बारे में एक बैकग्राउंड पता चलता है। फिर उन कैरेक्टर्स यानी कि इन 24 पिलग्रिम्स की हमें स्टोरी दिखाई जाती है, और उन्हीं में से एक स्टोरी है यहाँ पे द पार्टनर्स टेल। और इससे पहले आया था द फिजिशियन, जिसने कि एक डिप्रेसिंग टेल बताया था। और क्योंकि अब सब सैड हो गए थे टेल सुन के, तो अब सब कुछ एंथुजियास्टिक और कुछ एक्साइटिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे द पार्टनर से कि वो कुछ अच्छा सुनाएगा। द टेल अपीयर्स टू बी a conventional medieval exemplum against Averroes, illustrating the partner's sermon theme Redix Melorum est Cupiditas। अभी जो टेल है ये कन्वेंशन यानी पारंपरिक मेडिवल एग्जाम्पलम है। अब एग्जाम्पलम क्या होता है? एग्जाम्पलम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एग्जाम्पल या मोरल स्टोरी। ये एक छोटी कहानी होती है जो किसी मोरल या लेसन को क्लियरली समझाती है। इसका यूज ज़्यादातर मिडिवल पीरियड में किया जाता था, यानी मिडल एजेस लाइक 500 to 1500 AD। इसमें क्या करते थे, जो प्रीचर्स या फिर जो राइटर्स होते हैं जो कि रिलीजियस और मोरल लेसन्स देने के लिए छोटी कहानियाँ सुनाते थे। ये कहानियाँ सिंबलिक और सिंपल होती थी ताकि आम लोग इजीली समझ सकें। ये एक टिपिकल मिडिवल मोरल टेल का स्ट्रक्चर फॉलो करती है। एक प्रॉब्लम, एक सिन जैसे कि ग्रीड, और एक क्लियर पनिशमेंट या लेसन। यही है एग्जाम्पलम का मतलब। अगेंस्ट एवराइज, एवराइज क्या होता है? एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर मनी, बहुत ज़्यादा डिज़ायर करना मनी के लिए, बिल्कुल फैसिनेटेड हो जाना उसके लिए। तो ये पूरी टेल बस इसी पे ग्रीड पे बेस्ड है, ग्रीड फॉर मनी, एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर मनी, जो कि टेलर खुद होता है जो कि पार्टनर है। और यहाँ पे पार्टनर की एक सरमन भी आती है, एक स्पीच आती है जिसमें बोलता है रेडिक्स मेलोरम एस्ट कोपिडिटास, लालची सारे गुनाहों की जड़ है। हाउएवर चौसर ट्रांसफॉर्म हिज मोरल नैरेटिव इनटू ए प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन ऑफ हिपोक्रेसी एंड द पैराडॉक्स ऑफ मोरल अथॉरिटी बाय प्लेसिंग इट in the mouth of the pardoner, a moral authority without morality, who openly admits that he preaches against the greed only to gratify his own avarice। अब ज़्यादातर मिडिवल राइटर प्रीचर्स क्या होते थे, अगर वो किसी चीज़ की प्रीच दे रहे हैं यानी स्टोरी बता रहे हैं तो अपना खुद का सिन नहीं बताते थे, वो खाली स्टोरी बताते थे और वाहवाही लूटते थे। पर यहाँ पे
कार्डिनल के बारे में स्पेशल क्या है कि वो एडमिट करता है कि वो खुद भी ग्रीडी है और वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने जो डिज़ायर है उसको ग्रेटिफाई कर सके, उसको एक वैलिडिटी या जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सके। The pardoner is a corrupt church official. He admits he tricks simple, uneducated people to make money and to gain their trust. He shows fake official paper to prove his authorized. वो fake official paper दिखाता है और लोगों को ट्रस्ट दिलाता है। चर्च का ऑफिशियल है, ऑथोराइज्ड मेंबर है, ताकि लोग उस पर यकीन करें और उसके प्रोडक्ट्स को खरीदे। वो फेक लेटर्स कैरी करता था ताकि लोग यकीन दिखा सके। और ये लेटर्स किसके होते थे? कार्डिनल्स और पोप्स के। देखिए, कार्डिनल और पोप दो टर्म आए हैं जो कि समझ जरूरी है, क्योंकि ये क्रिश्चियन लोगों को शायद पता हो कि पोप एक कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा रिलीजियस लीडर होता है। उसे हेड ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च भी माना जाता है। मतलब अभी तो पोप का उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ये खाली रोम तक ही रह गया है, पर मिडेवल पीरियड में इसकी पोप की पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। मिडल एजेस में पोप का रिलीजियस के साथ साथ पॉलिटिकल पावर भी होता था। लोग मानते थे कि पोप गॉड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि गॉड का एक रिप्रेजेंटेटिव है जो कि अर्थ पर है। कि पोप सिंपली अगर वन लाइन में कहें तो पोप चर्च के सबसे ऊपर के अथॉरिटी होते थे। और जो अब कार्डिनल्स क्या है, यहाँ पे कार्डिनल हार्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कार्डिनल पोप के टॉप असिस्टेंट को कहते थे, जो यानी कि सीनियर चर्च ऑफिसर होते थे ये कार्डिनल्स। ये पोप को एडवाइस देते हैं, चर्च को मैनेज करते हैं। नया पोप चूज़ करने के लिए राइट भी कार्डिनल्स के पास ही होता है। कार्डिनल पोप से नीचे पर बाकी चर्च ऑफिसर से ऊपर होते थे। बेसिकली कार्डिनल पोप के क्लोज एडवाइजर्स और हाई रैंकिंग चर्च लीडर्स में से आते थे। और ये दोनों ही मिडिवल इंग्लिश पीरियड में सबसे बड़ी रिलीजियस अथॉरिटी मानी जाती थी। और अगर इनके नाम पर कोई फेक लेटर्स या फिर ये कहे कि मैं उनकी तरफ से आया हूँ, तो लोग उस पर अंधा भरोसा करने लग जाते थे। ब्लाइंड ट्रस्ट हो जाता था लोगों को। ही सेल्स रेलिक्स, यानी रेलिक्स क्या होता है? जो कि फेक हॉली ऑब्जेक्ट होते हैं, पवित्र बताया जाता है उन्हें, पर वो होती नहीं है। ही कैरीज ग्लास बॉक्सेस विद ओल्ड रैक्स एंड बोन्स प्रिटेंडिंग दे आर फ्रॉम सेंट्स। वो अपने साथ कुछ ग्लास बॉक्सेस कैरी करता था जिसके अंदर ओल्ड रैक्स यानी फटे कपड़े बोन्स होते थे, और प्रिटेंड करता था कि वो सेंट से हैं। वन फेक रेलिक इज अ सीप शोल्डर बोन। उनमें से एक रेलिक था सीप शोल्डर बोन, और वो ऐसा प्रिटेंड करता था, मतलब झूठ बोलता था उसके बारे में कि वो होली जीव के हैं, और मतलब ये उनमें रिलीजियस होता था, होली जीव ऐसा कुछ, जिससे कि लोग बिलीव कर ले। ही क्लेम्स दिस बोन हैज़ मैजिकल पावर्स एंड इफ़ द बोन इज पुट इन द वेल द वाटर बिकम्स स्पेशल एंड सिक एनिमल ड्रिंकिंग दिस वाटर विल बी क्योर्ड। वो कहता था कि अगर इस बोन को अगर पानी में डुबाया जाए, यानी कि किसी कुएं में डुबाया जाए, तो वो वाटर, उस कुएं का पानी होली बन जाता था, यानी पवित्र हो जाता था, और स्पेशल पावर्स आ जाती थी उस वाटर में, जैसे कि वो सिक एनिमल, वो बीमार एनिमल्स को ठीक कर सकता था वो पानी अगर उन्हें पिलाया जाए। और यहाँ तक कि जो वुमेन होती है उनके पतियों को, ताकि वो अपने पत्नियों पे शक ना करें, ऐसी डिवाइन पावर भी उस वाटर में आ जाती थी, उस वाटर में आ जाती थी। ऐसी डिवाइन पावर्स भी उस वाटर में आ जाती थी। He says if a wife gives this water to jealous husband in soup, he will never suspect of her cheating. पूरी सोसाइटी, यानी वुमेन्स अटेंशन हो या फिर मेल अटेंशन हो, सबको गैदर करके बस अपने प्रोडक्ट बेचने और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करता था। मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द टेल इज दैट द पार्टनर इज फुली कॉन्शियस ऑफ हिज ओन moral corruption. Unlike traditional hypocrites, he does not deceive himself. Rather, he candidly confesses that his relics are fake and his sermons are manipulative and rhetoric, and his सोल मोटिव इज़ फाइनेंशियल गेन। स्ट्राइकिंग फीचर यही था तब के टाइम पे, क्योंकि ज़्यादातर अगर कोई ऐसे धोखा देता है लोगों को तो बताता नहीं है, पर जब वो टेल सुना रहा होता है तब वो खुद के बारे में ये सब एक्सप्लेन करता है पहले, जो कि इस पूरे टेल को हिपोक्रेसी बनाती है और उसे एक यूनिक हिपोक्रेट बनाती है मिडेवल इंग्लिश पीरियड का। वो खुद की गलत आइडेंटिटी बता के लोगों को धोखा नहीं देता, बल्कि खुद ही कैंडिडली कन्फेस कर देता है कि उसके अंदर क्या क्या बुराइयाँ हैं और किस तरीके से वो मैनिपुलेट करता है लोगों को। बोलने या लिखने का वो टेक्निक जिससे लोगों को इन्फ्लुएंस, कन्विंस या मैनिपुलेट करना आसान होता है। तब सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि ऐसे वर्ड और स्टाइल का यूज़ करना जिसमें सामने वाला मान जाए। एक तरीके से रेटोरिक का मतलब समझ सकते हैं, एक परसुएसिव लैंग्वेज या फिर स्मार्ट स्पीकिंग। गेन उसे बस फाइनेंशियल अपनी मनी डिज़ायर को पूरा करना है। ही वॉन्ट्स हिज ऑडियंस अबाउट वाइसेस लाइक ग्रीड, ग्लटनी एंड गैम्बलिंग। अब 7 डेडली सिंस आपने अगर देखी है या पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये जो ग्रेड, ग्लिटनी और गैम्बलिंग, ये एक तरीके से उससे लिंक्ड है। इसका रेफरेंस भी आया है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और डीपली जानना है तो आप 7 मूवी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आपने पढ़ा तो होगा इसके बारे में कहीं ना कहीं। तो वो मोरल स्पीच भी दे रहा है और साथ में अपना फ्रॉड, अपना फ्रॉड्यूलेंस और अपनी ग्रीड
सब कन्फेस भी कर रहा है। इन सब से हमें पार्टनर के बारे में क्या क्वालिटीज़ पता चलती है, यानी कि कैरेक्टर स्केच अगर आए तो आपको क्या लिखना है कि वो सबसे पहले तो ग्रीडी था, पार्टनर का मेन गोल पैसा कमाना है, वो पार्डन्स और रेलिक सिर्फ मनी के लिए बेचता है, लोगों की मदद के लिए नहीं। दूसरा वो हिपोक्रेट यानी कि ढोंगी था, वो प्रीच करता है ग्रेड इज़ द रूट ऑफ द ऑल एविल, जो कि उसने प्रीच में कहा था, लेकिन खुद सबसे ज़्यादा ग्रेडी है, ये उसकी सबसे बड़ी आयरनी है। मैनिपुलेटिव है बहुत, पार्टनर लोगों को इमोशनली और रिलीजियसली मैनिपुलेट करता है, हेल सिन और गॉड का डर दिखाकर पैसा निकलवाता है, अपने प्रोडक्ट्स बेचता है। करप्ट चर्च ऑफिशियल, वो चर्च का ऑफिशियल होते हुए भी फेक रेलिक्स बेच रहा है, झूठे पोप्स और कार्डिनल के लेटर्स दिखाता है, ये चर्च करप्शन को रिप्रेजेंट करता है। सेल्फ अवेयरनेस है उसके अंदर, यानी कि वो अपनी बुराई जानता है, तब से यूनिक क्वालिटी उसके अंदर यही है। पार्टनर खुद मानता है कि वो एक ढोंगी और लालची है, पर फिर भी वो चेंज नहीं होता। गुड रेटोरिशियन, वो लैंग्वेज का बहुत स्मार्टली यूज़ करता है, उसकी रेटोरिक स्ट्रॉन्ग है, इसलिए लोग ईजिली उसकी बात मान लेते हैं। थिएट्रिकल परफॉर्मर, वो प्रीचर कम एक्टर ज़्यादा लगता है, अपनी प्रीचिंग को एक परफॉर्मेंस बना देता है। मोरली करप्ट बट इंटेलेक्चुअली शार्प, मोरल सेंस बिल्कुल वीक है उसका, लेकिन इंटेलिजेंट और क्लेवर है। आप ये सब उसके कैरेक्टर स्केच मिल सकते हैं कि द पार्टनर इज अ ग्रेडी, हिपोक्रेटिकल, मैनिपुलेटिव, येट सेल्फ अवेयर एंड रेटोरिकली पावरफुल चर्च ऑफिशियल हु रिप्रेजेंट द मोरल करप्शन इन मिडिवल सोसाइटी। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्रिटिक का स्टेटमेंट्स लिखा है जिल मैन का, जो कि ऑब्जर्व करते हैं द पार्टनर्स कन्फेशन डज नॉट फंक्शन एज रेपेंटेंस, इंस्टेड इट बिकम्स पार्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, हिज ऑनेस्टी इज नॉट मोरल बट थिएट्रिकल। मतलब जो पार्टनर अपनी बातें कन्फेस करता है कि वो किस तरीके से लोगों को धोखा देता है, किसी तरीके का रेपेंटेंस नहीं है, यानी कि अपने गलत काम से इस पर सच्चे दिल से पछतावा या सुधारने का इरादा नहीं है। ये कोई दिल से रिग्रेट नहीं कर रहा है, वो ना ही चेंज होने का प्रॉमिस कर रहा है, बल्कि वो कर क्या रहा है, ये उसके जो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस है, यानी कि ये जो उसका झूठ बोलने का तरीका, झूठ बोल कर अपना जो सामान बेचना है, ये कन्फेशन उसी का एक पार्ट है। हिज ऑनेस्टी इज़ नॉट मोरल बट थिएट्रिकल, वो जो अपनी ऑनेस्टी दिखा रहा है यहाँ पे, ये ऑनेस्टी मोरल नहीं है, कहीं से भी नैतिक नहीं है, बट दिखावे के लिए है, यानी कि थिएट्रिकल है। द स्टोरी इज सेट इन फ्लैंडर्स वेयर 3 यंग मैन लिव इन सिंफुल लाइफ फिल्ड विद ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, स्वेयरिंग एंड ग्लूटनी। तो ये स्टोरी कहाँ की है? फ्लैंडर्स की। फ्लैंडर्स कहाँ पे है? फ्लैंडर्स नॉर्दर्न बेल्जियम में पूरी तरीके से नहीं कह सकते, थोड़ा सा पार्ट उसका नीदरलैंड्स और फ्रांस में भी आता है। फ्लैंडर्स में मिडल एज में क्या होता था, बहुत रिच और बिजी ट्रेड एरिया था ये छोटे कपड़े इंडस्ट्री, बिजनेस टाउन, इन सब के लिए फेमस था। पे एक हिडन मीनिंग है कि ये स्टोरी फ्लैंडर्स में ही क्यों सेट की गई है, क्योंकि फ्लैंडर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मटेरियल वेल्थ और ग्रीड का सिंबल, क्योंकि फ्लैंडर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मटेरियल वेल्थ और ग्रीड को, क्योंकि जिसके पास मटेरियल वेल्थ है वहाँ पर ग्रीड होना ही होना है, जिसके पास जितना पैसा है उसके अंदर उतनी लालच भी होती है। वेयर 3 यंग मैन लिव ए सिंफुल लाइफ फिल्ड विद ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, शेयरिंग एंड ग्लूटनी, इन सब से उनकी लाइफ भरी हुई थी एक तीन राइटर्स यानी 3 दंगाइयों की। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन टैवर्न्स इग्नोरिंग एनी मोरल वैल्यूज़। टैवर्न्स क्या होता है? एक पब्लिक प्लेस है जहाँ लोग ड्रिंक, शराब, खाना, गॉसिप के लिए जमा होते हैं, यानी कि एक तरीके से बार या पब कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते थे, और एक बार जब वो यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं अब तीनों दोस्त, तो वो एक आवाज़ सुनते हैं एक फ्यूनरल की, यानी कि तब मिडिवल इंग्लिश में क्या होता था, अगर किसी की मृत्यु होती थी यानी डेथ होती थी, तो रास्ते पर फ्यूनरल बेल बजाते हुए, एक तरीके का बेल बजाते हुए पूरी सबको बताया जाता था कि किसी की डेथ हो गई है। तो वो जब फ्यूनरल बेल सुनते हैं तो वो बाहर जाते हैं, वो चेक करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनके एक फ्रेंड की, जो कि उनका सबसे अच्छा फ्रेंड था, वो मर गया। बातें ये फैल रही थी कि उसकी जो कॉज ऑफ डेथ है वो एक मिस्टीरियस फिगर है, जो कि डेथ है, हु हैज़ बिन किलिंग मैनी पीपल इन द टाउन, जो कि बहुत सारे लोगों को मार रहा है। अब वो उतने ज़्यादा फुलिश थे कि उन्होंने सोचा कि डेथ एक फिगर है, एक स्पिरिचुअल फिगर है, कि डेथ एक कोई पर्सन है, और वो इस पर्सन से बदला लेने की सोचते हैं। एंग्री अबाउट देयर फ्रेंड्स डेथ, द 3 फ्रेंड्स फुलिशली स्वेयर टू हंट डाउन डेथ एंड किल हिम as if death were a person they could fight. In this journey they meet an old man who looks weak and sad. यहाँ पे old man का significance भी ज़रूरी है। जब वो ढूंढ रहे होते हैं डेथ को, तो वो एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं जो कि बहुत वीक और सैड लग रहा था। शायद यहाँ पे राइटर ये कहना चाहते हैं, चौसर यहाँ ये कहना चाहते हैं,
पार्टनर के थ्रू कि अब जिनकी भी डेथ हो रही थी बीमारी से या फिर किसी भी चीज़ से, वो यंग लोगों को तो अपना शिकार बना रहे थे, पर जो ओल्डर मैन होते हैं, ओल्डर पर्सन होते हैं, वो उनको अपना शिकार नहीं, जो बीमारी है ये ओल्डर मैन जो उनकी अपनी पूरी ज़िंदगी जी चुके हैं उनको तो अपना शिकार नहीं बना रहे, पर जो यंग मैन है जिनकी आगे पूरी लाइफ पड़ी हुई है, जो कि बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उनको अपना शिकार बना रही है। हालांकि इस ओल्ड मैन के कई सारे इंटरप्रिटेशन निकले हैं कई सारे क्रिटिक्स के थ्रू, पर जो सबसे ज़्यादा फेमस क्रिटिक का इंटरप्रिटेशन निकला है वो है D.W. रॉबर्टसन का, जो कि इंटरप्रेट करते हैं द ओल्ड मैन एज ए फिगर ऑफ स्पिरिचुअल वार्निंग सजेस्टिंग दैट ही रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ क्रिश्चियन विजडम इग्नोर्ड बाय सिंफुल ह्यूमैनिटी। कि जब वो थ्री फ्रेंड्स उस डेथ के बारे में पूछते हैं कि वो उन्हें कहाँ मिलेगा, तो वो ओल्ड फिगर यानी ओल्ड मैन एक ट्री की ओर, एक बड़ी ओक ट्री की ओर इशारा करता है और बताता है कि वहाँ पे डेथ मिलेगा। तो वो एक इशारा करके बता नहीं रहा होता है, उन्हें एक स्पिरिचुअल वार्निंग दे रहा होता है कि तुम्हारी डेथ उस पेड़ के नीचे लिखी है। इस तरीके से वो ओल्ड मैन एक वॉइस ऑफ क्रिश्चियन विजडम बन जाता है, जो कि सिंफुल ह्यूमैनिटी को एक गाइडेंस दे रहा है। द ओल्ड मैन टेल्स देम दैट दे हैव बीन वंडरिंग लुकिंग फॉर समवन टू ट्रेड यूथ फॉर हिज ओल्ड एज फॉर डेथ टू टेक हिम, बट डेथ वॉन्ट कम फॉर हिम एंड द फ्रेंड र्यूडली। मतलब वो ओल्ड मैन उन्हें कहता है कि वो अपनी डेथ का इंतज़ार कर रहा है, पर उसे डेथ मिल नहीं रही है, इसलिए वो इधर उधर भटक के ट्रेड का इंतज़ार कर रहा है। एंड द फ्रेंड र्यूडली आस्क्स द ओल्ड मैन वेयर दे कैन फाइंड द डेथ एंड द ओल्ड मैन points towards a large oak tree. When they reach the tree, instead of death, they find a huge pile of gold coins, a treasure beyond their wildest dream. जब वो ट्री की ओर जाते हैं तो उन्हें वो वहाँ डेथ तो नहीं मिलती, पर वहाँ पे बहुत सारे गोल्ड कॉइन पड़े होते हैं, जो कि उनकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड ट्रेजर था उनके लिए एक तरीके से। देयर फोकस क्विकली शिफ्ट्स फ्रॉम किलिंग डेथ टू हाउ दे कैन कीप द गोल्ड विदाउट एनीवन फाइंडिंग, सो दे डिसाइड टू वेट अंटिल नाइट। उनका डेथ को मारने से ध्यान हट जाता है और वो किस तरीके से इस गोल्ड को बाकियों की नज़र में लाए बिना अपने घर तक पहुंचा सके, इस पर डिसाइड करते हैं। क्योंकि दिन के उजाले में अगर वो इतना सारा गोल्ड ले जाते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि कहीं से वो चुरा के लाए हैं या फिर कहीं उन्होंने डकैती डाली है। टू पास द टाइम दे सेंड द यंगेस्ट फ्रेंड टू द टाउन टू बाय फूड एंड वाइन। व्हाइल ही इज गॉन दे बोथ डिसाइड to stab him when he returns so that they can split gold between just two of them. However, the third friend also become greedy and mixes the poison into the wine. अपना टाइम बिताने के लिए एक फ्रेंड को टाउन में भेज देते हैं कि जाओ तुम वाइन लेके आओ, और जब वो टाउन में जाता है वाइन लेने के लिए, तब यहाँ पे दो फ्रेंड ये सोचते हैं कि क्योंकि अब इस गोल्ड के 3 हिस्से लगेंगे तो क्यों ना हम एक फ्रेंड को मार दें और खाली इसके 2 हिस्से लगें, जिससे कि इसका शेयर बढ़ जाए उन दोनों के लिए। तो फिर ऐसा ही करते हैं, पर साथ में जो फ्रेंड होता है, जो थर्ड फ्रेंड होता है, जो कि यंगेस्ट होता है उन तीनों में से, वो भी सोचता है कि अगर मैं उन दोनों को मार दूं तो ये सारा गोल्ड मेरा होगा, तो वो भी वाइन के अंदर पॉइजन मिला देता है और सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। जब वो लौटता है तो फिर वो उस थर्ड फ्रेंड को मार देते हैं और जब उसे एंजॉय करने के लिए जब वाइन पी रहे होते हैं तो वो खुद भी मारे जाते हैं। When the youngest friend returns, the two friends executed their plan and sit down to enjoy the wine and die shortly after drinking it. They did find the death, but not in the way they expected. After the story, the partner tries to sell his pardons to the audience using moral of the story or tale as a way to manipulate them into giving him money. वो फिर से यही अपनी कोशिश करता है मोरल बताकर वो मनी कमा सके स्टोरी का, इस टेल का, यानी वो अपना काम कर रहा है, अपनी ग्रीड को कैरी ऑन रख रहा है। द टेल ही टेल्स इज इन फैक्ट ए मिरर ऑफ हिमसेल्फ। द 3 rioters who set out to kill death are destroyed not by an external force but by their own greed. Just as the partner, though alive and articulate, he is spiritually dead through his avarice. मतलब ये जो पार्टनर है ये अपनी एक मिरर इमेज दिखा रहा है उस टेल के अंदर, पर स्टोरी में तो वो तीनों मारे जाते हैं अपने ग्रेड के चलते, पर जो रियल लाइफ में जो पार्टनर है वो स्टिल अलाइव है और स्पिरिचुअली यानी मोरली डेड है। द टेल दस कंडेम्स ग्रेड एट द नैरेटिव लेवल while simultaneously embodying it at the dramatic level. ये नैरेटिव लेवल पे तो ग्रेड को कंडेम कर रहा है, यानी कि बुराई कर रहा है ग्रेड की, पर साथ ही साथ ये ड्रामेटिक यानी नाटकीय रूप से स्टोरी के साथ लेकर भी चल रहा है। Their decision to kill one another in order to possess the gold reveals how avarice corrode human fellowship and moral responsibility.
Yet the true complexity of tale lies not in the fate of the rioters, but in the paradox that the pardoner profits from condemning the very sin that defines him. यहाँ पे पार्टनर एक पैराडॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वो उन्हीं पापों को कंडेम कर रहा है जो कि उसके अंदर खुद है, जो कि उसे डिफाइन करते हैं। ये लाइन आपको लिख के जरूर आनी है, प्ले क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो। द पैराडॉक्स लाइज एट द हार्ट ऑफ द टेल्स आयरनी. As D.W. Robertson points out, Chaucer draws upon an Augustinian distinction between the validity of doctrine and the corruption of the preacher. यहाँ पर D.W. रॉबर्टसन एक बहुत ही फेमस क्रिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं इस पूरी टेल के बारे में। ये थोड़ी फिलोसॉफिकल लाइन है। ऑगस्टीनियन का मतलब क्या होता है? ऑगस्टीनियन का मतलब है सेंट ऑगस्टीन के आइडियाज़ पर बेस्ड है। सेंट ऑगस्टीन एक फेमस क्रिश्चियन थिंकर थे 4th या 5th सेंचुरी में। ऑगस्टीन का मेन आइडिया क्या था? और सेंट ऑगस्टीन ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही थी उस टाइम पे कि टीचिंग यानी कि डॉक्ट्रिन सच हो सकती है चाहे टीचर प्रीचर खुद करप्ट हो। मैसेज अलग चीज़ है, मैसेंजर अलग चीज़ है। वैलिडिटी ऑफ डॉक्ट्रिन का मतलब है रिलीजियस टीचिंग या किसी मोरल लेसन का सच्चा होना, सही होना, भले ही उसका जो प्रीचर है वो सच्चा हो ना हो। मोरल लेसन या टीचिंग अपनी जगह सही हो सकती है चाहे बोलने वाला गलत हो, यानी सुनाने वाला गलत हो, क्योंकि यहाँ पे प्रीचर खुद इमोरल, ग्रीडी या हिपोक्राइट है। चौसर पार्टनर को यहाँ पे खुद मोरली करप्ट दिखाता है, लेकिन उसकी टेल का मोरल परफेक्टली वैलिड है। तो यही यहाँ पे ऑगस्टीनियन डिस्टिंक्शन है। Chaucer does not merely expose hypocrisy, he shows how easy moral truth can coexist with natural emptiness. This results in one of the most disturbing and brilliant examples in medieval literature, where the tale condemns the teller even as the teller controls the tale. अच्छी लाइन ऐड की है जो कि आपको एंडिंग कंक्लूजन में लिखे या फिर अपने एंडिंग पैराग्राफ में लिखें, और ये लाइन लिखना ज़रूरी है। मुझे लगा ये लाइन ज़रूर लिखनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मिडिवल लिटरेचर में जो एक सबसे डिस्टर्बिंग और ब्रिलियंट फैक्ट था, एक एग्जाम्पलम था या फिर कह सकते हैं एक तरीके से पोर्ट्रेट था, वो ये था कि पूरे आयरनी पे बेस्ड होती है। यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ को कंडेम नहीं किया जा रहा है। टेल कंडेम द टेल, टेल यहाँ पे खुद टेलर को, जो कि स्टोरी को सुना रहा है, उसे कंडेम कर रही है। इवन एज द टेलर कंट्रोल द टेल, जबकि टेलर ही टेल को सुना रहा है, टेलर ही कंट्रोल कर रहा है टेल को, और टेलर के बीच में एक रिलेशनशिप कायम हो रहा है। तो इसी के साथ ही पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को ऐड किया है जो कि इस टेल से रिलेटेड आप एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, जैसे कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, द पार्टनर के बारे में पूरी उसका कैरेक्टरिस्टिक, एग्जाम्पलम क्या होता है, यहाँ पे पार्टनर की जो इंपॉर्टेंट लाइन थी रेडिक्स मेलोरम एस्ट क्यूपेडिटास, और जो आपको लिख के ही आना है, कंपलसरी है उसको हर क्वेश्चन के आंसर में लिखना, वो मैंने पिंक या रेड से हाईलाइट किया है। साथ में मैंने पूरी तीनों दोस्तों की कहानी भी लिख, इस कहानी से पार्टनर यानी कि या फिर चौसर हमें क्या बताना चाह रहा है, ये सब कुछ, साथ में क्रिटिक के स्टेटमेंट भी है। अब चलिए इसके कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। द पार्टनर्स टेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी क्वालिफाइड बाय द फैक्ट दैट द पार्टनर रिकॉग्नाइजेस हिज ओन हिपोक्रेसी डिस्कस विद एग्जाम्पल फ्रॉम द टेल। मतलब आपको पूरी यहाँ पे यही जो मैंने लिख के दिया है आपको पूरा लिख देना है फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, क्योंकि यहाँ पे ड्रामेटिक आयरनी के बारे में पूछ रहे हैं और जो पार्टनर की खुद की हिपोक्रेसी थी उसके बारे में पूछ रहे हैं। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द टेलर एंड द टेल, चौसर इन चौसर पार्टनर्स टेल। यहाँ पे वही टेलर और टेल का रिलेशनशिप आपको फिर से पूरी बात लिख। द पार्टनर्स टेल इज बेस्ड ऑन पैराडॉक्स दैट द पार्टनर सेटिस्फाइज हिज ओन एवराइज बाई प्रीचिंग अगेंस्ट द एवराइज ऑफ अदर। वो खुद ही ग्रेटिफाई करता है यानी सेटिस्फाई करता है अपने खुद के एवराइज यानी ग्रीड फॉर मनी को बाई प्रीचिंग द एवराइज ऑफ अदर। फिर से आपको पूरी स्टोरी, शॉर्ट नोट अबाउट द स्टोरी ऑफ 3 ट्रैवलर्स, 3 राइटर्स या फिर 3 फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, एज नरेटेड बाय द पार्टनर। तो आपको ये तीनों दोस्तों की कहानी लिख देनी है फ्लैंडर्स से लेके यहाँ तक। ट्वेंटी मार्क्स के क्वेश्चन या 15 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है। आपको इससे बाहर करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है इस पार्टनर्स टेल के अंदर से। और अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।
प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक करें और एटलीस्ट 2 फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।